नमस्कार मित्रों, सभ्यता अध्ययन केंद्र के इस प्राइम टाइम सभ्यता विमर्श में आप सभी का स्वागत है। जो भी मित्र हमसे यहाँ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे सबसे पहले ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे सभी वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। जो हम बहुत सारी श्रृंखलाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं, उन श्रृंखलाओं को आप सुन सकें, उन श्रृंखलाओं से आप अपने ज्ञान का वर्धन कर सकें। इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर सूचना मिलती रहे कि कब हमने कौन सा वीडियो अपलोड किया है। तो सबसे पहले हम आज प्रारंभ करेंगे समाचारों का। जो हमारे इस प्राइम टाइम का जो विषय है, जो सभ्यता विमर्श है, उसका मुद्दा यही है कि जो कुछ प्रमुख खबरें हैं हम उसको समझना चाहेंगे कि एक सभ्यतागत दृष्टि से हम उसको कैसे देखते हैं। उदाहरण के लिए आज की जो प्रमुख खबरें हैं, जैसे कल हमने चर्चा की थी, तालिबान का उदय अपने आप में एक असभ्यता का उदय है। हालांकि बहुत सारे लोग इसको दूसरे रूप में देखने की कोशिश करते हैं और उसको अलग अलग ढंग से व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। हमें यह जानना चाहिए, तालिबान शब्द का अर्थ वैसे विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट होता है, लेकिन यह मूवमेंट कहीं से भी स्टूडेंट्स मूवमेंट की से इसकी तुलना करना बहुत ही गलत हो जाएगा। जो भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं वो वास्तव में जो यथार्थ है वहाँ का, उसको नकारने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम ये समझते हैं कि भारत में इसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो प्रतिक्रियाएं कैसी हैं। जैसा मैंने कल कहा कि भारतवर्ष में तालिबान के अफगानिस्तान में आने पर भारतवर्ष में बहुत सारे लोग प्रसन्न हैं। उनको लग रहा है कि ये बहुत अच्छी घटना घटी है और इससे उनको कुछ लाभ होने जा रहा है। और इस पर दो बयान ऐसे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो दो ऐसे वक्तव्य हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए, जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए और उस पर हम उसको कैसे देखें, कैसे विश्लेषण करें, इस पर हमारे यहाँ चर्चा करेंगे। तो पहला बयान था मुनव्वर राणा का। मुनव्वर राणा ने बहुत स्पष्टता के साथ यह कह दिया कि अफगानिस्तान से ज़्यादा खराब हालत तो उत्तर प्रदेश में है, तालिबान तो फिर भी अच्छे हैं। यानी तालिबान ठीक हैं और भारत की स्थिति बहुत खराब है, ऐसा मुनव्वर राणा जैसा शायर कह रहा है। शायर का अर्थ क्या होता है? जो शेर व शायरी करता है, कविताएं कहता है। कविता किस चीज का हिस्सा है? शेर व शायरी किस चीज का हिस्सा है? यह कला का हिस्सा है। चलिए आगे हम बात करेंगे मुनव्वर राणा के भी इस वक्तव्य की, तालिबान की नज़रों से हम उसकी समीक्षा करेंगे। दूसरे बयान पर हम गौर करते हैं। आज का दूसरा बयान है महबूबा मुफ्ती का। और महबूबा मुफ्ती कहती है, जो उसने आज ही बयान दिया है, कल ही बयान दिया है, वो कहती है कि भारत सरकार को समझ लेना चाहिए कि कश्मीर के शब्द की यदि इंतहा हो गई और वहाँ भी तालिबान के रास्ते पर लोग जा सकते हैं। ये दो बयान बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक बयान एक शेरो शायरी करने वाला व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति वह दे रहा है, एक बुद्धिजीवी माना जाने वाला व्यक्ति दे रहा है। दूसरा बयान देश की एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी की नेता दे रही है। हम चलते हैं तालिबान की ओर। हम पहले यह विचार करते हैं कि वास्तव में यदि तालिबान आ जाएंगे तो क्या होगा मुनव्वर राणा का और क्या होगा महबूबा मुफ्ती का। मैं इस पुस्तक से आपको दो चीजें पढ़ के सुना रहा हूं। प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी की लिखी पुस्तक है सच्चे मोमिनों का हक छीनते बनावटी मुसलमान, एक अराजक चुनौती। यह जो पुस्तक है यह सभ्यता अध्ययन केंद्र द्वारा ही प्रकाशित की गई है और इसमें एक प्रमुख विषय है जो पेज नंबर 8 पर है और यह दूसरा अध्याय है इस पुस्तक का, हदूद जुर्म या हदूद गुनाह और कपटी मुसलमान। अब इसमें यह बताते हैं कि मुख्य हदूद अपराध कौन कौन से हैं। हदूद किसको कहते हैं? हदूद अपराध का अर्थ होता है ऐसे अपराध जिनको क्षमा नहीं किया जा सकता है। हिंदी में कहें अक्षम्य अपराध, जिनमें सजा अनिवार्यतः दी जाएगी, किसी भी सूरत में माफी नहीं मिल सकती, क्षमा नहीं मिल सकती। तो इन्होंने 5 दिए हैं, मैं केवल 2 पढ़कर सुनाता हूं क्योंकि 2 रेलिवेंट हैं, यहां पर प्रासंगिक हैं इन 2 वक्तव्यों को समझने के लिए। क्या परिणाम होगा यदि तालिबान आएंगे? तो हदूद अपराध के लिए तालिबान सजा देंगे। हदूद अपराध क्या है? तो पहला हदूद अपराध है शराब पीना या किसी भी नशीली वस्तु को बनाना या उसकी खेती करना, उसमें मुनाफा कमाना, उसका व्यापार करना या इनमें से किसी का भी सेवन करना। ये अल्लाह के विरोध में किए जाने वाले अपराध हैं और इसलिए ये हदूद अपराध हैं जो अक्षम्य हैं। यह जो है सही हदीस के 2 भाग हैं, सही मुस्लिम, सही बुखारी। यह सही मुस्लिम हदीस का
42, 26 और 42, 31 हदीस का यह अर्थ है। इसके बाद एक और 3 चीजें मैं पढ़ रहा हूं। दूसरा जो है सरेराह डकैती। अगर कोई दिन दहाड़े किसी की संपत्ति छीनता है तो वह हदूद अपराध है। कुरान सूरा 5 और आयत 28-38। और तीसरा, अल्लाह की बनाई हुई किसी भी चीज़ की नकल करना, अर्थात इंसान, पशु पक्षी आदि किसी का भी चित्र या मूर्ति बनाना, या खुद किसी अन्य मनुष्य जैसा या पशु पक्षी जैसा अभिनय करना, और अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात की किसी भी चीज़ की नकल करना, खुद को अल्लाह समझने की गलती करना है, जो हदूद अपराध है। यह अक्षम्य है। सही मुस्लिम 5255, 5261, 5268। ये 3 उद्धरण देखिए। अब हम विचार करते हैं सबसे पहले मुनव्वर राणा जी के बयान पर। मुनव्वर राणा तो शेर व शायरी करने वाले व्यक्ति हैं, तो क्या तालिबान के राज्य में शेर व शायरी करना उनका चलेगा? क्या तालिबान का राज्य आएगा तो जो मुसलमान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं भारतवर्ष में, वो किसी भी प्रकार का कोई पेंटिंग बना सकेंगे? क्या वो किसी प्रकार का कोई संगीत रख सकेंगे? क्या कोई जाकिर हुसैन तबला बजाएगा? जाकिर हुसैन, मैं नाम थोड़ा उनका भूल रहा हूँ, जो प्रसिद्ध तबला वादक हैं। या बिस्मिल्लाह खान कोई शहनाई बजा सकेंगे? या कोई जावेद अख्तर नाम का व्यक्ति गीत लिख सकेगा? क्या कोई सलमान खान, शाहरुख खान या सैफ अली खान या फिर आमिर खान ये किसी फिल्मों में नृत्य, संगीत या अभिनय कर सकेंगे? क्या कोई मकबूल फिदा हुसैन कोई चित्र बना सकेगा? ये सारे हदूद अपराध में आएंगे ना, हदूद गुनाह कहलाएंगे ना। इसकी सजाएं तो बहुत कठोरतम सजाएं हैं, मृत्यु दंड तक की सजा है। तो क्या ये मुनव्वर राणा तालिबान के शासन आने की जो आज बड़ी आशा देख रहे हैं, काश इससे अच्छा यूपी में जो चल रहा है, इससे अच्छा तालिबान का शासन होता। यदि ऐसा है तो तालिबान के शासन में तो आपकी कविता, शेर व शायरी सब गायब हो जाती मुनव्वर राणा जी। फिर तो आपका जो पहचान है आपकी, जिसके कारण आपको लोग जानते हैं, वह चीज ही नहीं होती। तो मुनव्वर राणा तो 2 कौड़ी का भी आदमी नहीं रह जाते आप। तो फिर आपको सुनता कौन और पढ़ता कौन? तो पहली बात यह समझने की है कि ये केवल मुनव्वर राणा की बात नहीं है। जितने बॉलीवुड के लोग उतर आते हैं फटाफट ये कहने के लिए कि वहाँ जो ये कट्टरता हो रही है या जो दीनी कट्टरता के समर्थन में उतर आते हैं, यह कहते हुए कि भारत में तो ज़्यादा अपराध हैं। मैं देख रहा था रूबिका लियाकत ने एक इंटरव्यू किया, आपने एक शो किया अपने आज में चैनल पर, एबीपी पे, और वहाँ पर अफगान महिलाएं आई हुई थी और वो अपना दर्द बयान कर रही थी कि किस प्रकार वहाँ उनके साथ हो रहा है। जैसे ही उन्होंने इसको ट्वीट किया, उस ट्विटर पे आप देखेंगे जो उत्तर दे रहे हैं सारे मुसलमान, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं अफगानिस्तान में गलत हो रहा है, नहीं तालिबानी ये गलत कर रहे हैं। एक भी मुसलमान ने यह टिप्पणी नहीं मिली। एक आध कोई अपवाद होगा, मान लीजिए 1000 टिप्पणियां हैं तो कोई एक खड़ा हो गया होगा, हाँ नहीं आप ठीक कह रही हैं, लेकिन 999 टिप्पणियां विरोध में हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं तालिबान जो कर रहा है वो ठीक है या गलत है, उससे हमको क्या लेना देना, भारत में ज़्यादा अपराध हैं, हमको उसकी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। यानी अभी भी भारत के इस दीनी कट्टरता में कहीं कमी नहीं आती दिखती है। आज भी वो उसके पक्ष में उतरते नजर आते हैं। यदि उसकी आलोचना होती है उनको वो बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वह आलोचना उनको ऐसा प्रतीत होता है यह आलोचना इस्लाम की आलोचना है। यानी तालिबान की आलोचना इस्लाम की आलोचना है। तालिबान की आलोचना किसी असभ्यता की आलोचना नहीं है, किसी जहालियत की आलोचना नहीं है। क्या ऐसे मुसलमान यह समझते हैं कि तालिबान जिनको मार रहा है वो कम मुसलमान है या मुसलमान है ही नहीं, या उनको लग रहा है कि ये जो शरिया का लॉ, जो शरिया का कानून तालिबान लाना चाह रहा है वो ठीक है? तो आगे और देखते हैं। एक और बड़ी मजेदार बात है जो महबूबा मुफ्ती ने कहा है। क्या तालिबान के शासन में महबूबा मुफ्ती नेता बन सकती है? क्या वो एक नेता बन के किसी पार्टी की एक पार्टी चला सकेंगी? आ जाने दीजिए कश्मीर में तालिबान को, उस तालिबानी जो उत्साह को, उस दीनी कट्टरता को, उसके बाद क्या महबूबा मुफ्ती नेता बन सकेगी? क्या हम भूल गए रजिया सुल्ताना का क्या हश्र हुआ था? रजिया सुल्ताना शासक बन रही थी ना। किसने मारा रजिया सुल्ताना को? किसी हिंदू राजा ने नहीं मारा, मुसलमानों ने ही उनको मार दिया। क्यों? मुसलमानों में दीनी कट्टरता में कोई मुसलमान औरत, कोई स्त्री, कोई महिला पुरुषों पर शासन करे, ये तो असंभव है ना। तो तालिबान के शासन में तो महबूबा मुफ्ती जी आप तो नेता ही नहीं होंगी। तो जो आज बड़े आराम से बहुत सारे बोल वचन जो आप निकाल रही हैं,
आप ये सोच भी नहीं पाई कि जो आप बोल रही हैं, जिस कट्टरता का आह्वान कर रही हैं, उस कट्टरता के कारण क्या परिणाम होंगे आपके ऊपर। और केवल महबूबा मुफ्ती नहीं, जितनी पार्टियां हैं और जितने उसमें महिला नेत्रियां हैं, वो सारी कोई नेतागिरी कर सकेंगी? उसी टीवी शो पर अफगान महिलाएं आके बैठी हैं और वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि तालिबान के शासन में किसी महिला को कोई अहमियत दी ही नहीं जा सकती, कोई महत्ता दी ही नहीं जा सकती। वो घृणा करते हैं स्त्रियों से, वो उनको बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, स्लेव, गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं। महिलाओं का काम वहां पर कोई ज्ञान देना नहीं है, महिलाओं का काम कोई राजनीतिक नेतृत्व करना नहीं है। महिलाओं का काम केवल एक है, बच्चे उत्पन्न करना और उनका पालना, बस, इससे अधिक कुछ नहीं। तो महबूबा मुफ्ती जी क्या चाहती हैं? कश्मीर में वही चीज आ जाए? कश्मीर की सारी महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं ही हैं ज़्यादातर, वो वही करें जो तालिबान वाले चाहते हैं? क्या आप भी यही करना चाहती थी कि घर में बैठी रहती, बच्चे उत्पन्न करती और बच्चे को खिलाती पिलाती? या आप देश का नेतृत्व करना चाहती है कि राज्य का नेतृत्व करना चाहती हैं? तो ऐसे में ऐसा बयान आप कैसे दे सकती हैं? यह न तो राजनीतिक दृष्टि से एक जिम्मेदार वक्तव्य है और न ही यह एक मानव समाज की दृष्टि से जिम्मेदार वक्तव्य है। यह किसी भी प्रकार से एक सभ्य मनुष्य ऐसा वक्तव्य दे ही नहीं सकता। यह असभ्यता आ कहां से रही है? क्या हम राजनीतिक विरोध में इतनी पराकाष्ठा पर जा बैठे हैं कि यह भूल गए हैं कि ह्यूमन जो एक राइट्स हैं, जो मानव का जो एक सहज स्वाभाविक अधिकार है, वह क्या होता है? क्या हम भूल गए हैं कि उस कट्टरता का परिणाम क्या होने वाला है? उस कट्टरता से क्या मुसलमानों को बहुत लाभ होने वाला है? क्या आप ये देखना पसंद करेंगे कि शाहरुख खान, सलमान खान, इन सबको मृत्युदंड दिया जा रहा है? आपको तो ये देख के बड़ी पीड़ा हो जाएगी। क्या आपको ये आनंद आएगा देखकर कि मकबूल फिदा हुसैन के हाथ काट दिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने चित्र बना करके हदूद गुनाह किया है? क्या आप ये देखना पसंद करेंगे कि जो बॉलीवुड में बैठी हैं इतनी सारी हीरोइनें, उन सबको जना के अपराध में उन सबको संगसार किया जा रहा है, जमीन में गाड़ कर पत्थर मार के मृत्युदंड दिया जा रहा है? तो फिर आप किस चीज़ की वकालत कर रही हैं? किस चीज़ की आप किसका आह्वान कर रही हैं, या मुनव्वर राणा किसका आह्वान कर रहे हैं? यह देखना बड़ा जरूरी है सभ्यतागत विमर्श में, क्योंकि इस्लाम या दीनी कट्टरता, इस्लाम की जो कट्टरता है, जो जिहाद है, जिसकी पैरवी तालिबान कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, पूरा सूफी आंदोलन आप देख लीजिए। क्या कोई भी सूफी आंदोलन तालिबान के ये में पनप सकता है? क्या कोई गायिका सूफी गीत गा सकते हैं जैसे आबिदा परवीन गा रही है? कोई आबिदा परवीन पैदा होगी क्या तालिबान के राज्य में? क्या हम नहीं चाहते कि इस्लाम का वह जो उदारवादी चेहरा है वह प्रकट हो? क्यों हम चाहते हैं वो छिप जाए? क्यों हम चाहते हैं कि जो शांति पसंद, शांति प्रिय मुसलमान हैं, यदि कोई हैं, तो वो शांति से ना रहें? कोई बिस्मिल्लाह खान शहनाई क्यों ना बजाए? कोई तबला वादक तबला क्यों ना बजाए? कोई शाहरुख खान, कोई सैफ अली खान, कोई आमिर खान क्यों ना नाचे गाए? इनको ये छूट क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्यों महबूबा मुफ्ती और मुनव्वर राणा चाहते हैं कि ऐसा शासन देश में आए जो जावेद अख्तर को गीत लिखने से मना कर दे और शबाना आजमी को फिल्मों में एक्टिंग करने से? और स्वरा भास्कर जी को तो सोचना चाहिए, यदि तालिबान आ गया ना तो आप तो बुरके में रहेंगी, बुरके में, और अभी तक पता नहीं आपकी कितनी संतानें हो चुकी होंगी। क्या हमने ये भूल गए हम सुष्मिता बंदोपाध्याय को? सुष्मिता बंदोपाध्याय कोलकाता की एक पढ़ी लिखी प्रगतिशील, स्वरा भास्कर जैसी या फिर शबाना आजमी जैसी एक प्रगतिशील महिला, बंगाली ब्राह्मण महिला। उसने शादी किया एक मुसलमान से, अफगान मुसलमान से, जो तालिबानी था, जो उस वक्त पता नहीं था, और वह उसको ले गया वहां अफगानिस्तान। और वहां उसका क्या हश्र हुआ? वो लौटने के बाद उसने पुस्तक लिखी एस्केप फ्रॉम तालिबान, जिसका हिंदी संस्करण भारत के ही एक प्रतिष्ठित प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, और उस पर एक फिल्म भी बनी है एस्केप फ्रॉम तालिबान, जिसमें मनीषा कोइराला ने अभिनय किया है। कम से कम हम वो किताब पढ़ लें, महबूबा मुफ्ती जी वो पुस्तक पढ़ लें, मुनव्वर राणा जी वो पुस्तक पढ़ लें, वो पढ़ लें। कम से कम नहीं पढ़ सकते हैं तो फिल्म ही देख लें, कुछ तो उनको ज्ञान आ जाए कि वो राजनीतिक विरोध की पराकाष्ठा में किस चीज का आह्वान कर रहे हैं। यह तो वही पंचतंत्र की कहानी हुई कि हम लोग जैसे एक मेढक ने अपने एक मित्र शत्रु मेढकों का नाश करने के लिए वो सांप को लेकर आ गया था।
तो महबूबा मुफ्ती उस सांप को ना बुलाएं। मुनव्वर राणा, आप अभी समझ नहीं रहे हैं कि आप किस चीज़ का आह्वान कर रहे हैं। इस्लाम के अंदर की वह जो दीनी कट्टरता है, जो जिहादी मानसिकता है, उस मानसिकता और उस कट्टरता को आह्वान करना, ये अपने आप में बहुत ही नासमझी भरा और बहुत ही बचकाना और बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाले बयान हैं, या राजनीति को भी शर्मसार करने वाले बयान हैं। ऐसे बयानों से यह स्पष्ट होता है आज भी हमारे नेता हों या ये बुद्धिजीवी वर्ग हों, इनको यह समझदारी नहीं है कि जो असभ्य वस्तु है, जो असभ्यता है उसके अंदर की, उसकी कोई समझ उन्हें आज भी नहीं है। आज भी वो एक सपनों की दुनिया में, जिसको यूटोपिया कहते हैं, उसमें जी रहे हैं। मुझे लगता है भारत केवल ये महबूबा मुफ्ती के लिए नहीं है या केवल मुनव्वर राणा के लिए नहीं है, भारत के हर उस मुसलमान को भी इस पर विचार करना चाहिए, हर एक हिंदू को भी विचार करना चाहिए। क्या ऐसी असभ्यता, ऐसी कट्टरता हम अपने देश में आने देंगे जिसमें यह कहा जाए या घोषणा कर दी जाए कि कोई संगीत नहीं बजाएगा, कोई नृत्य नहीं करेगा, किसी प्रकार की कविता करना अपराध होगा? क्या हम ऐसा एक असभ्यता को अपने देश में आने देंगे जो यह घोषणा करेगी कि 10 साल से ऊपर की या 15 साल से ऊपर की और 40 साल से नीचे की कोई भी लड़की, स्त्री, विधवा, वो सब सौंप दो, अब बाकी सब हट जाओ? ये कैसी घोषणाएं हैं, हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। हम कम से कम खबरें ही पढ़ लें, जो खबरें अफगानिस्तान से छन के आ रही हैं, जो यहाँ अफगान शरणार्थी रह रहे हैं उनसे बात कर लें, उनसे पूछ लें क्या स्थिति है उनकी, वो क्यों भाग करके आए, वो भी तो मुसलमान हैं। क्या वो मुसलमान होने के बावजूद तालिबान के शासन को पसंद कर रहे हैं? यह देख करके बड़ा दुख होता है, और होना भी चाहिए। हमें कम से कम यह समझना चाहिए, इस देश के हर व्यक्ति को समझना चाहिए, ये जो बयान हैं, ये भले ही राजनीतिक विरोध की दृष्टि से दिए जा रहे हों, लेकिन ये बयान बहुत ही खतरनाक हैं, देशद्रोह की हद तक खतरनाक हैं, मानव द्रोह की हद तक खतरनाक हैं, और इनको संज्ञेय अपराधों में गिनती होनी चाहिए। जो कोई भारत में तालिबानी शासन का आह्वान करे, उसकी आकांक्षा करे, उसकी कल्पना करे, उसकी प्रशंसा करे, वह निश्चित रूप से उस पर मुकदमा चलना चाहिए देश के शासन में। यह विधान होना बहुत आवश्यक है, तभी यह शासन एक सभ्य शासन कहला पाएगा। मुझे लगता है आज के प्राइम टाइम में हम आज इतना ही विचार करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।